नमस्कार मेरे साथियों। हम जो टॉपिक अभी करने जा रहे हैं और हमारी पिछली कक्षा में भी वो टॉपिक निरंतरता के साथ चला आ रहा है, समास का बिंदु। हमने अपनी पिछली कक्षा में अव्ययभाव समास और कर्मधारय समास के बारे में चर्चा की, जो कि तत्पुरुष समास का एक भेद था। अब तक जो हमने पढ़ा है साथियों, हमने पढ़ा है अव्ययभाव समास। क्या पढ़ा है? अव्ययभाव। दूसरा हमने देखा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ये दो हमने अब तक देखे थे। और तत्पुरुष समास में मैंने आपको साथियों बताया था कि मूल संस्कृत व्याकरण में तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा गया था, समानाधिकरण तत्पुरुष समास एवं व्याधिकरण तत्पुरुष समास। कौन से? समानाधिकरण तत्पुरुष समास एवं व्याधिकरण तत्पुरुष समास। अव्ययभाव समास में हमने देखा था कि इसमें कौन सा पद प्रधान था? प्रथम पद प्रधान था। और हमने इसका स्वरूप भी देखा कि इसका प्रथम पद अधिकांशतः किससे जुड़ा हुआ था? उपसर्ग से। क्या बना था? उपसर्ग और संज्ञा का मेल से जो भी शब्द हमारे सामने आए, जो भी सामासिक पद सामने आए, वो किस में थे? अव्ययभाव समास में थे। साथ ही साथ संज्ञा और संज्ञा अर्थात संज्ञा की पुनरावृत्ति से जो शब्द हमारे सामने आए, वो भी किस में थे? अव्ययभाव में थे। जैसे घर घर, द्वार द्वार, नगर नगर। वो उसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे थे जिसमें संज्ञा पहले आई और उपसर्ग उसके बाद लगा, जैसे विवाहोत्तर, मृत्युपरांत इत्यादि शब्द। विवाहेतर, ये शब्द किस में आए? अव्ययभाव में। मैंने आपको स्वरूप बताया था। तत्पुरुष समास में हमने दो भाग बांटे, एक समानाधिकरण, एक व्याधिकरण। समानाधिकरण में हमने किसको पाया? कर्मधारय समास एवं द्विगु समास। व्याधिकरण में थे कारक विभक्ति से संबंधित समास। कारक विभक्ति से संबंधित समास थे। हमने ये देखा कि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान था। अब मैंने साथियों आपको अपनी पूर्व कक्षा में भी ये बता रखा है कि द्वितीय पद प्रधान का तात्पर्य है कि वह अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का तात्पर्य अविकारी है, अर्थात उस पर लिंग, वचन, काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार उपसर्ग पहला पद उसमें अव्ययभाव में था, उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार तत्पुरुष समास में जो द्वितीय पद है उसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो अपरिवर्तनीय होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। तो हमने फिर तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति के आधार पर 6 प्रकार पढ़े। 2 कारकों को हमने हटाया, एक तो था कर्ता कारक और एक था संबोधन कारक। उसके अलावा जो 6 कारक बचे, उसके आधार पर हमने तत्पुरुष समास के भेद किए। 6 भेद हमारे सामने आए। कर्म कारक तत्पुरुष, करण कारक तत्पुरुष, संप्रदान कारक तत्पुरुष, अपादान कारक तत्पुरुष, अधिकरण कारक तत्पुरुष और संबंध कारक तत्पुरुष। यहां तक हमने देखा। और तत्पुरुष का मैंने आपको बताया कि इसकी पहचान क्या है? कारक विभक्ति का उसमें लोप हमें मिलेगा। मुख्य पहचान तत्पुरुष की यह थी। और अधिकांश उदाहरण हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिससे आपके अंदर समास को पहचानने की एक अवधारणा निश्चित ही विकसित हुई होगी। आज हम जो ले रहे हैं वो भेद तो तत्पुरुष समास का ही है, लेकिन हम पढ़ते हिंदी के अंतर्गत अलग भेद के अंतर्गत हैं, कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास। साथियों, मैंने आपको बताया था कि समास में हम क्या क्या चीज देखते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये हमारे क्या है? विकारी शब्द है। क्रिया, क्रिया को तो हमने शुरू में ही हटा दिया था। संज्ञा शब्द को हमने किस में लिया? अव्ययभाव समास में लिया कि उपसर्ग और संज्ञा शब्द अगर आता है तो वह अव्ययभाव में होता है। आज हम देखेंगे विशेषण का। कर्मधारय समास और विशेषण एक दूसरे के पूरक हैं साथियों। पूरक इसलिए है क्योंकि कर्मधारय समाज का अवलंब या सहारा यही विशेषण है। जब हम इसको पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे तब आपको मैं जो स्वरूप बताऊंगा उससे आप कोई भी शब्द हो आराम से उसको पहचान लोगे कि ये कर्मधारय है या अन्य है। अब बात हम जब विशेषण को इसमें लेते हैं तो हमारे सामने पता चलता है विशेषण कितने थे? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, चौथा है संकेतवाचक एवं पांचवा है व्यक्तिवाचक। ये 5 प्रकार के विशेषण हमारे सामने आते हैं साथियों कि गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक एवं व्यक्तिवाचक। ये 5 प्रकार के जो विशेषण हैं इनको अगर हम मोटा मोटी रूप में विभाजित करना चाहें तो 2 भागों में भी बांट सकते हैं। देखो, गुण में किसी प्रकार की संख्या का वर्णन नहीं है, परिमाण में संख्या का वर्णन नहीं है, संकेत में नहीं है और व्यक्ति में नहीं है। तो 2 भागों में बांटे तो किस प्रकार बांटेंगे? संख्यावाची, दूसरा असंख्यावाची। ये इसलिए बांट रहा हूं साथियों कि हम जो अब समास पढ़ने जा रहे हैं वो इसी का ही रूप है। इस विशेषणों के जो मूल हमने जो विभाजन किया है इसी के आधार पर हम दोनों समासों को बहुत ही त्वरित गति से पहचान पाएंगे। अब बात कर रहे हैं हम कर्मधारय की। अगर कोई असंख्यावाची, अब ध्यान देना, असंख्यावाची विशेषण आए और उसके बाद क्या आ जाए? संज्ञा आ जाए। क्या आ जाए? संज्ञा आ जाए। यह जो कॉम्बिनेशन है साथियों, ये अगर किसी भी पद में हमें मिलता है तो आप बिना सोचे समझे इसको कर्मधारय समास बतला सकते हो। किसी प्रकार का आपको जोड़ बाकी गणित भाग या विग्रह करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 1-2 शब्द बताता हूं मैं आपको। जिस प्रकार से हैं, नील गगन शब्द है, देखो नील गगन, या नील मतलब नीला। नीला क्या है? गुणवाचक विशेषण है। और गगन क्या है? हमारे पास आकाश अर्थात संज्ञा का शब्द है, नाम शब्द है जिसे हम संज्ञा कहते हैं। नील है जो गगन, नील है जो गगन, अर्थात यहां विशेषण आया, उसके बाद क्या आई? संज्ञा आई। तो वह किस में आया? कर्मधारय। और यहां प्रधान कौन है? गगन प्रधान है। गगन क्या है? प्रधान है, अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नील आकाश शब्द प्रयोग हम यहां नहीं करेंगे। तो क्या समझ आया कि असंख्यावाची विशेषण और संज्ञा का अगर जब मेल होता है, जो सामासिक पद बनता है वो किस में जाता है? कर्मधारय समास में जाता है। तो अब अगर इसकी हम परिभाषा करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ये विशेषण है तो ये विशेषण हो गया,
जिसे हम उपमान भी कहते हैं हिंदी में। और संज्ञा को हमने क्या कर दिया, इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये हो गया विशेष्य। और इसे हम उपमेय भी कहते हैं साथियों। ये तीन शब्द निकल के हमारे सामने आए, असंख्यावाची विशेषण, संज्ञा, उसके बाद विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय। चूंकि हमने पूर्व में देखा कि यह तत्पुरुष समास के समानाधिकरण भेद का एक उपभेद है, तो है ये किसमें कौन सा पद प्रधान रहेगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में सदैव ही क्या होता है, द्वितीय पद, अर्थात उत्तर पद जिसे कहते हैं, दूसरा पद जिसे कहते हैं, वह प्रधान रहता है। अगर हम इसको इस तथ्यों के आधार पर परिभाषित करना चाहे तो कैसे करेंगे साथियों? सामान्य सी बात है, वह सामासिक पद, कौन? वह सामासिक पद जिसका उत्तर पद या फिर हम कहें द्वितीय पद प्रधान हो तथा उसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध स्थापित हो रखा हो। क्या हो रखा हो? विशेषण और विशेष्य का, या फिर हम इसको कह सकते हैं उपमान में उपमेय का मेल हो या संबंध हो, वह सामासिक पद कर्मधारय समास कहलाता है। क्लियर साथियों? वह सामासिक पद कर्मधारय समास कहलाता है। एक स्वरूप इस प्रकार का इसमें आ जाता है। दूसरा स्वरूप हम देखेंगे तो इसमें विशेषण और विशेषण दो बार आ जाते हैं। विशेषण और विशेषण मैं थोड़ा आपको अवयव भाव से इसमें तुलना करते हुए भी बताऊंगा, जिससे कि आप इसको पूरी तरह समझ पाओ। हमने अवयव भाव में देखा था कि उपसर्ग या फिर अव्यय या फिर संज्ञा शब्द जब पुनरावृत्ति होती है तो वो अवयव भाव में आता है। जिस प्रकार मैंने कहा नगर नगर, द्वार द्वार, घर घर, और जैसे अव्यय शब्द था पल पल, तो वो किस में गए? अव्यय भाव में गए। इसी प्रकार अगर मैं कह दूं लाल लाल, पीला पीला, सफेद झक, गोल मटोल, ये जो शब्द आ रहे हैं जो क्या है, सारे के सारे विशेषण हैं। तो विशेषण और विशेषण अर्थात विशेषण की जब पुनरावृत्ति होती है तो वह निश्चित रूप से हमारा किस समास के अंतर्गत आएगा? कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। एक तीसरी चीज मैं आपको और बताऊं, फिर आप सोचोगे सर आपने ये तो हमें अव्यय भाव में बताई थी। जी हाँ, उपसर्ग और संज्ञा जो हमने अव्यय भाव में किया था उसी प्रकार का रूप, लेकिन इसमें एक या दो उपसर्ग हैं, वो अगर विशेषण के रूप में हमारे सामने आए, कैसे आए? विशेषण के रूप में हमारे अगर यदि सामने आते हैं, उसके बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाता है, तो भी हम उसको किस में मानेंगे? कर्मधारय में। कौन से विशेषण होते हैं साथियों? जैसे एक विशेषण होता है का, एक होता है कु, एक होता है सत। आप विशेषणों को ध्यान दे लेना, का, कु और सत। मुख्यतः यह विशेषण यदि किसी संज्ञा शब्द के पूर्व में जुड़कर आ जाएं, सारे उपसर्गों की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये तीन उपसर्गों की बात कर रहा हूं। मुख्यतः बहुतायत में यदि ये उपसर्ग किसी संज्ञा शब्द के पूर्व में लगते हैं तो ये विशेषण के रूप में हो जाते हैं साथियों। क्या हो जाते हैं? विशेषण के रूप में अपना स्वरूप या अर्थ देने लगते हैं। जब विशेषण के रूप में देने लगते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? तो विशेषण ही बचता है। उसके बाद संज्ञा आ गई, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, जो ये समीकरण बना, वो कौन सा बना? कर्मधारय का पहले स्वरूप का बना। तो हमें उसको किसके अंतर्गत समाहित करना पड़ेगा साथियों? कर्मधारय के अंतर्गत समाहित करेंगे। ये तीन तरीके हैं इसके पहचान के, जिससे आप अपने जीवन में भविष्य में कभी भी कर्मधारय समाज को पहचानने से
अपने आप को असहज नहीं पाओगे। क्या कि यदि कोई असंख्यावाची विशेषण और संज्ञा का मेल हो, दूसरा विशेषण की पुनरावृत्ति हो अर्थात विशेषण 2 बार आ गया, तीसरा का, कु और सत उपसर्ग यदि विशेषण के रूप में किसी संज्ञा के साथ जुड़ जाते हैं तो वह रूप भी किस में आएगा? वह रूप भी हमारा कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। जैसे एक शब्द बताता हूं मैं आपको, का पुरुष, क्या आता है? का पुरुष शब्द लिखा हुआ आगे, का पुरुष। अगर हम इसका विग्रह करेंगे, सामासिक विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे कायर है जो पुरुष। क्या करेंगे? कायर है जो पुरुष। और तीसरी महत्वपूर्ण और बात बताऊं कि जब हम इनका विग्रह करेंगे तो तीन ही चीज हमें इनके मध्य में लोप हुई वापस लानी है। क्या? पहला है जो। क्या है जो। का पुरुष कायर है जो पुरुष। दूसरा लाना है के समान। दूसरा लाना है के समान। जैसे नील गगन, नील गगन को अगर हम परिभाषित करते हैं तो लिखेंगे नीला है जो गगन। अगर हम और परिभाषित करते हैं, जिस प्रकार के हमारे पास शब्द आता है मुखारविंद। मुखारविंद, अरविंद के समान मुख। क्या है? अरविंद। अरविंद तात्पर्य कमल। मुखारविंद, अरविंद के समान मुख। या फिर हम कह देते हैं चंद्रमुखी, अर्थात चंद्रमा के समान मुखी, मुख या मुख वाली। तो दूसरा हमारे पास रूप क्या आया? के समान। तीसरा आता है रूपी। तीसरा आता है रूपी। रूपी मतलब हम जब दो पद आए उनके मध्य में जब उनका विग्रह करें तो रूपी या रूप शब्द का प्रयोग करें। जैसे पुत्र रत्न शब्द आता है हमारे पास। क्या आता है साथियों? पुत्र रत्न। पुत्र रत्न, रतन रूपी पुत्र आया। रूपी, रतन रूपी पुत्र। तो कर्मधारय समाज बस इतना सा आ गया साथियों। हमें एक इसका अवबोध करने की जरूरत है। हमें किसी प्रकार के किसी तथ्य को रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसके आगे जब उदाहरण देखेंगे तब आपको यही तथ्य सारे सारे उदाहरणों में मिलेंगे, तो और अधिक आपका ये ज्ञान सुदृढ़ होगा। क्या होगा? सुदृढ़। किस प्रकार से होगा? जब हम इनके तीन स्वरूप देखेंगे कि संख्यावाची विशेषण और संज्ञा होगी, विशेषण या विशेषण का पुनरावृत्ति होगी, या फिर कुछ निश्चित उपसर्ग के बाद संज्ञा होगी और वो उपसर्ग विशेषण का काम करेंगे। तीसरा विग्रह करेंगे तो तीन रूप हमारे सामने हमें विग्रह करना होगा, है जो, के समान और रूपी। ये तीन चीज अगर विग्रह की भी आपके सामने आ जाए, यह भी पहचानने का तरीका है। और ये तीनों चीज उनके मध्य में आई हुई हो पद के रूप में, तो आप उनको हटा करके अन्य पदों को पास पास बिठा दो, जो कि समास अपने अर्थ में हमें कहता है। पास पास जैसे बिठाया वो क्या बन गया? सामासिक पद बन गया। और पहचान करनी है तो ये तीनों को जहां बीच में देख लिया, बिना सोचे समझे विकल्प में अगर कर्मधारय हैं तो उसको टिक कर दो, आपका प्रश्न 100% सही हो जाएगा। आया साथियों? असंख्यावाची विशेषण और संज्ञा किसमें जाएंगे? कर्मधारय में। दूसरा हमने समानाधिकरण का एक भेद उपभेद और देखा, द्विगु। द्विगु का अर्थ क्या होता है साथियों? द्विगु, द्विगु अपने अर्थ में ही अपने स्वरूप को लिए हुए हैं। द्विगु जो शब्द हैं ये अपने शाब्दिक अर्थ में अपने पूरे स्वरूप को समाहित किए हुए हैं। द्विगु का अर्थ होता है दो
गायों का समूह, दो गायों का समूह, इसे हम समाहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समाहार, अर्थात दो गायों का समूह। तो द्विगु समास में हम वही पद पढ़ेंगे जो एक समूह के रूप में आते हैं या एक संगठित समाहार के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन मैं आपको और कर दूं कि हमने विशेषणों को दो भागों में बांटा मूल रूप से। वैसे तो विशेषण हमारे हिंदी व्याकरण में 5 रूपों में, स्वरूपों में हम देखते हैं, लेकिन हमने समाज के दृष्टिकोण से इनको गिनती के आधार पर, संख्या के आधार पर दो भाग ले लिए, संख्यावाची और असंख्यावाची। असंख्यावाची को हमने किसको सुपुर्द कर दिया? कर्मधारय समास को सुपुर्द कर दिया कि भाई आप रखो, इससे आप मन चाहे सामासिक पद बनाओ। पीछे बच गया संख्यावाची। इस संख्यावाची को इसी के एक भाई और द्विगु को हमने व्याकरणाचार्यों ने सुपुर्द कर दिया कि अब संख्यावाची विशेषणों को आप रखो और अपने नाम से नए शब्दों का, सामासिक पदों का निर्माण करो। तो द्विगु के पास क्या आ गया? संख्यावाची विशेषण। अर्थात एक तो द्विगु अपने नाम से स्पष्ट था कि समूह है जिसमें समाहार है कई चीजों का, और वो कौन सी चीज है? संख्यावाची विशेषण। अर्थात यदि संख्यावाची विशेषण, क्या? संख्यावाची विशेषण और संज्ञा आ जाए, साथ में आ जाए, और वह एक समूह या समाहार का हमें अवबोध कराए, तो वह किस में जाएगा? द्विगु समास के अंतर्गत समाहित किया जाएगा। बहुत सारे उदाहरण हैं साथियों, चौराहा, नवरत्न, नौलड़ा, सप्ताह, शताब्दी, लेकिन जैसे ही आप उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह द्विगु के अंतर्गत आ रहा है या किसी अन्य के अंतर्गत आ रहा है। क्योंकि साथियों एक तथ्य मैं यहाँ और बतला देना चाहता हूं कि ये द्विगु और कर्मधारय ही कई बार अपने रूप को तिरोहित करके बहुब्री में कूद पड़ते हैं। किस में कूद पड़ते हैं? बहुब्री में। वो जब मैं बहुब्री कराऊंगा तो कर्मधारय और द्विगु आपके सामने पुनः रख करके करवाऊंगा, जिससे कि आप कहीं भी द्वंद्व की स्थिति में ना आ जा पाए और ना ही द्वंद्व को अपने मन और मस्तिष्क में स्थापित कर पाए। अभी जिस प्रकार मैं कर्मधारय को आपको अव्यय भाव के साथ तुलना करते हुए बता रहा हूं, वैसे ही साथ में जब बहुब्री करवाऊंगा तो कर्मधारय और द्विगु को तुलनात्मक रूप से साथ लेके करवाऊंगा, क्योंकि वहां भी विशेषण का महत्व होता है। तो यहां आप समझे अव्यय भाव क्या था, तत्पुरुष समास क्या थे, जो जिसमें हम व्याधिकरण के अंतर्गत कारक विभक्ति के आधार पर पढ़े, कर्मधारय समास का स्वरूप क्या था, और द्विगु का, क्योंकि कर्मधारय के समान ही द्विगु है। संख्यावाची विशेषण और संज्ञा जोड़ दो तो द्विगु हो जाएगा, और असंख्यावाची विशेषण और संज्ञा जोड़ दो तो कर्मधारय हो जाएगा। आया साथियों समझ? और अगर द्विगु को परिभाषित करना चाहें तो भी इसके स्वरूप से परिभाषित कर सकते हैं। क्योंकि द्वितीय पद प्रधान है तो हम कह सकते हैं जिस सामासिक पद का द्वितीय पद प्रधान होता है तथा उसका प्रथम पद कोई संख्यावाची विशेषण हो एवं दूसरा पद उसके साथ जुड़ करके एक समूह का हमें बोध कराए, वह कौन है? द्विगु समास है। आया समझ? अब इसके हम उदाहरणों की ओर चलते हैं साथियों, जिससे कि आप और अधिक अच्छे तरीके से समझ पाओगे। जैसे हम उदाहरण करेंगे तो आपको इसको भली भांति समझने में आसानी होगी। अब देखो साथियों, मैं आपको समझाता चलूं, यहां शब्द है अल्पसंख्यक।
अल्प यहां क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। संख्यक एक संख्या को बता रहा है। अल्प मतलब कम, जो कि कम या ज्यादा हमें विशेषण के रूप में बताता है किसकी? संख्या। और मैंने 3 तथ्य बताए, के समान, है जो और रूपी हमें प्रयोग करना है। अल्प संख्यक अर्थात अल्प है जो संख्या में। क्या है? अल्प है जो संख्या में। क्या आ गया इसके बीच में? जो आ गया है जो। अगर है जो लिखा हुआ है, इसमें आपको समास पूछे तो हम कह सकते हैं कि ये कर्मधारय है। और है जो को हटा करके अल्प और संख्या को पास पास बिठा दो तो क्या बन गया? अल्पसंख्यक। दूसरा शब्द है महेश्वर। महेश्वर, महान है जो ईश्वर। है जो यहां भी आया। और महान शब्द क्या है? विशेषण है साथियों। महान शब्द हमारे साथ सामने किस रूप में आ रहा है? विशेषण में। और संज्ञा शब्द आ रहा है हमारे सामने ईश्वर के रूप में, अर्थात ईश्वर क्या है? संज्ञा शब्द है। परमेश्वर, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। यहां परम विशेषण और ईश्वर संज्ञा। और जो बात बीच में पद आया है जो, जिसकी हमने अभी चर्चा की, महानवमी, इसका विग्रह करते समय ध्यान रखना, महान नवमी नहीं होता है। महान क्या चीज है? महत्वपूर्ण होता है इसमें। महानवमी का अर्थ होता है वह नवमी जो सभी नवमी में महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण शब्द के लिए हम क्या लगाते हैं? महती। इसका विग्रह करते हुए विशेष ध्यान रखना साथियों। महानवमी अगर शब्द आए, उसका हमें विग्रह करना है तो हमें महान है जो नवमी ना करते हुए लिखना है महती है जो नवमी, अर्थात जो नवमी महत्वपूर्ण है। यहाँ एक नवम क्या आ गई? एक संख्या जो कि संज्ञा के रूप में है। और महती क्या है? एक विशेषण के रूप में है। तो इस नवमी की विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध आया साथियों इसमें। अधभरा, एक शब्द इसमें और आता है अधमरा। एक आता है अधजला। एक समान साम्य के पद हैं जो कई बार पूछ लिए जाते हैं। अधभरा, आधा है जो भरा। अधमरा, आधा है जो मरा। अधजला, आधा है जो जला। आधा क्या हो गया हमारे यहाँ साथियों? विशेषण। कुसुम कोमल, अब दूसरे रूप में हमारे सामने आ रहा है कुसुम। कुसुम का अर्थ होता है फूल। कुसुम फूल। कोमल मतलब कोमलता लिए हुए एकदम, जो पूरी तरीके से एक लावण्यता जिसमें होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कोमल कहते हैं। अर्थात कुसुम कोमल। यहां के समान आया नहीं आया साथियों? के समान आया ना? हमने इसके स्वरूप में इसके विग्रह के 3 तरीके देखे, उसमें के समान था। कुसुम के समान कोमल, इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम है जो साथ में लगा के भी लिख सकते हैं। कुसुम के समान है जो कोमल। अगला है वज्र कठोर। वज्र, वज्र क्या है? संज्ञा शब्द है। वज्र से तात्पर्य क्या होता है? पत्थर के समान कठोर। वज्र के समान कठोर, या फिर हम इसी प्रकार से भी कह सकते हैं वज्र के समान है जो कठोर। अगला है हस्त कमल। हस्त क्या है साथियों? हाथ। और कमल जो एक क्या है? फूल है। ये एक विशेषण के रूप में आया है। कमल कोमलता के रूप में हमारे सामने आया है विशेषण को लेकर। कमल के समान कोमल या कमल के समान हस्त। कमल के समान हस्त। हस्त कमल अर्थात कमल के समान है जो
हस्त, अर्थात जो कितने कोमल हैं। एक शब्द इसमें और आता है, चरण कमल। क्या आता है? चरण कमल। कमल के समान है जो चरण, कमल के समान है जो चरण, चरण कमल। एक आता है राजीव नयन। क्या शब्द आता है साथियों? राजीव नयन। यहां राजीव का तात्पर्य भी क्या है? कमल से है। और कमल से लेने का तात्पर्य क्या है? कोमलता और सुंदरता से। क्या है? कोमलता और सुंदरता। यहां सुंदर और कोमल क्या हो गया साथियों? विशेषण हुआ या नहीं हुआ? और हम जो पढ़ रहे हैं वो विशेषण और संज्ञा का ही रूप, जो कि कर्मधारय समास है, वो पढ़ रहे हैं। तो राजीव नयन, राजीव के समान है जो नयन, राजीव नयन कहलाते। और अगर हम इसको तीसरे अर्थ में देखेंगे, वो मैं आपको बहुब्री समाज में बताऊंगा। तो राजीव नयन किसे कहा गया है? प्रभु श्री राम को कहा गया है। तो इसको मैं आपको ये उदाहरण या इसलिए बताया कि आप विशेषण और इसमें संज्ञा में भेद पुनः कर सको। क्योंकि राजीव नयन अगर तीसरा अर्थ के रूप में हमारे सामने आता है तो हम किस में ले जा सकते हैं? बहुब्री में भी ले जा सकते हैं। चूंकि जब मैं आपको बहुब्री कराऊंगा तो इस प्रकार से जुड़े हुए, मैंने आपको अभी थोड़ी समय पहले ही कहा था कि यह कर्मधारय और द्विगु कई बार अपने रूप को किसमें विसर्जित करते हैं? बहुब्री में कर देते हैं, जैसे राजीव नयन कर रहा है। अब बहुब्री करेंगे तो हम इनको साथ में पुनः लेकर के, कुछ शब्द इन दोनों में ऐसे आते हैं वह क्या हो जाते हैं? तीसरे रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करने लग जाते हैं। मीनाक्षी शब्द है, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। मीन और अक्षी, मीन का तात्पर्य मछली, मछली की आंखों अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां हो गया मीन के समान है जो अक्षी, अक्षी का अर्थ आंख, मीन के समान है जो अक्षी। अगला आता है मुख कमल, कमल के समान है जो मुख, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है जो मुख। तो इस प्रकार के शब्द हैं। यहाँ पर एक शब्द आ जाता है, विशेषतः बालिका या लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है, चंद्रमुखी। ये नाम भी है कई बालिकाओं का, कई महिलाओं का ये नाम भी आ जाता है चंद्रमुखी। क्योंकि अब ध्यान रखना, यह नाम क्या है? कर्मधारय समास का एक स्वरूप है। चंद्रमा के समान है जो मुख, क्या है? चंद्रमा के समान है जो मुख, या फिर चंद्रमा के समान मुख वाली। क्या आ गया? कर्मधारय। मुख कमल, कमल के समान है जो मुख। इसलिए साथियों यहां हमने क्या देखा? के समान से विग्रह को देखा और हे जो से होने वाले दोनों विग्रह को हमने देखा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि एक प्रथम पद क्या हो रहा है? विशेषण आ रहा है, अर्थात उपमान आ रहा है, जिसकी उपमा दी जा रही है। दूसरा पद संज्ञा आ रहा है, अर्थात जिसे विशेष्य कहते हैं या उपमेय कहते हैं, जिसको उपमा दी जा रही है, अर्थात जिसकी तुलना विशेषण से की जा रही है। यहां तक समझ आया साथियों? आगे और चलते हम। शोक सागर, शोक सागर, सागर रूपी शोक, या फिर हम कहें सागर के समान है जो शोक। क्या है? शोक मतलब दुख, सागर मतलब विस्तृत। यहां सागर शब्द आया है विस्तार के लिए, बड़े के लिए, जो कि बड़ा और विस्तार क्या है? विशेषण है। शोक क्या है? दुख है। तो विशेषण और संज्ञा का मेल हुआ या नहीं हुआ? विशेषण और संज्ञा का जैसे ही मेल हुआ, हमें तीन तरीके से इसका विग्रह करना है।
के समान है जो और रूपी से, क्योंकि इसका विग्रह के समान और रूपी दोनों से हो रहा है, तो दोनों से भी हम कर सकते हैं, दोनों ही क्या है, शुद्ध है। क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध, क्या है यहाँ पे, अग्नि रूपी क्रोध। या फिर यह भी कर सकते हैं, अग्नि के समान है जो क्रोध, मतलब भयंकर क्रोध। अग्नि का यहाँ तात्पर्य क्या होता है, भयंकरता से लिया गया है, तप्त से लिया गया है, अधिकांश गर्मी से लिया गया है। क्रोध में क्या होता है, हमारे क्रोध में हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है साथियों, हम क्रोध के समय अपने तन मन वचन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं क्या साथियों। तो उसमें क्या होता है, जब नियंत्रण नहीं होता है तो वह किस अवस्था में आ जाता है, तप्त अवस्था में आ जाता है। जब तप्त आता है, गर्मी आती है, तो उसको हमने एक रूप से ले लिया, विशेषण किससे, अग्नि से। तो क्रोध के साथ अग्नि को जोड़ा। यहां देखो क्या है साथियों, क्रोध संज्ञा पहले आया है और विशेषण उसके बाद आया है, आया या नहीं आया। तो इस प्रकार का पद भी हम किस में लेंगे, कर्मधारय में। अर्थात यदि अगर विशेषण अधिकांश है तो प्रथम आएगा, लेकिन कई बार क्या आ जाता है, द्वितीय में भी आ जाता है, तो भी हम किस में मानेंगे, कर्मधारय में मानेंगे। एक है वेद संपत्ति, दिखने में बहुत छोटा सा सामासिक पद है और हम इसको अक्सर विग्रह करने से बचते हैं, हमें समझ नहीं आता है। वेद रूपी संपत्ति, यहां रूपी आया, जो मैंने तीसरा अर्थ आपको बताया, वेद रूपी संपत्ति। तारा घट, तारा रूपी घाट, तारा घट घाट, यहां तात्पर्य क्या है कि हम कई बार देखते हैं कि हम तीर्थों स्थलों पर जाते हैं, शाम को समय जो दिव्य आरती और करते हैं, जो संध्या काल होता है, उस समय आकाश पूर्णतः वहां अंधेरा नहीं होता है, तो हमें तारों का आभास होता है। उस समय उस घाट को जो संध्या काल की स्थिति में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तारा घट कहते हैं। तो उस घाट पर उस समय जब तारों का दिखना प्रारंभ हो जाता है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, तारा घट, जिसका विग्रह होगा तारा रूपी घाट। विद्या धन, विद्या रूपी धन। अब यहां हम विद्या का धन नहीं कर सकते, विद्या का धन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते साथियों, क्यों नहीं कर सकते। यहां विद्या जो शब्द आया है, वह विशेषण के रूप को लेकर अपने साथ आया है। क्या आया है, विशेषण के रूप को अपने साथ लेकर आया है। धन अर्थात संपत्ति, विद्या जो कि विशेषण के रूप में आया है कि हम इस संपत्ति की एक विशेषता बता रहे हैं। संपत्ति कई प्रकार की होती है, इसमें एक विशेष प्रकार की संपत्ति को यहाँ घोतक है विद्या, चूंकि ये विशेषण के रूप में है, तो हम किस में मानेंगे, कर्मधारय में और विद्या रूपी धन। अब जो मैंने आपको कई शब्द बताए थे साथियों, बताए थे, क्या बताया, अगर उपसर्ग जुड़ता है और वो किस रूप में, विशेषण के रूप में, साथ ही साथ उसके बाद संज्ञा पद जुड़ जाता है। यही उदाहरण उसका है। कुपुत्र, कुपुत्र, कुमार्ग, कुपुत्र, कु का अर्थ यहां लिया गया कुत्सित अर्थात बुरे से, यहां कुत्सित अर्थात बुरा, जो कि क्या है, विशेषण है। कुपुत्र का विग्रह होगा कुत्सित है जो पुत्र, क्या होगा, कुत्सित है जो पुत्र। उसी प्रकार कुमार्ग, कुत्सित है जो मार्ग, अर्थात बुरा है जो मार्ग। अगला आता है कदाचार, कदाचार, कुत्सित है जो आचार, अर्थात बुरे है जो आचार विचार, उसको हम कहते हैं कदाचार।
अगला है कदन। कदन, कद और अन शब्द से मिला है। किससे? एक उपसर्ग हमारे पास और आ गया, कद और अन, दोनों मिलके क्या बना? कदन। कद अर्थात कुत्सित, अर्थात बुरा, कुत्सित है जो अन, कदन। यह शब्द एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया था कि इसके अंतर्गत कौन सा समास है। नया शब्द है साथियों आपके सामने। हो सकता है आप में से काफी मेरे साथियों ने इसको देख रखा है, पढ़ रखा है, समझ रखा है, लेकिन जिन्होंने इसको नहीं देखा है, आज की कक्षा में पहली बार इस शब्द को कर्मधारय समाज के दृष्टिकोण से देख पढ़ व समझ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा शब्द है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर कई बार ये पूछ लिया जाने वाला शब्द है, जिसे आपको आज के बाद कभी भी किसी अन्य समाज के अंतर्गत नहीं ले जाना है, केवल और केवल कर्मधारय समाज के अंतर्गत रखते हुए है जो के रूप में उसका सामासिक विग्रह करना है। अगला चलते हैं साथियों। अगला है अंधविश्वास शब्द आता है। अंधविश्वास, इसको हम अगर करना चाहें, अंधा है जो विश्वास, क्या है? अंधा है जो विश्वास, अंधा है जो विश्वास। यहां अंधा किस रूप में आया है? हमें विशेषण के रूप में आया, अर्थात बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना, ऐसा उसके तर्क वितर्क, लाभ हानि, गुण दोष के विचार के बिना जो विश्वास करना, वो कहलाता है अंधा विश्वास, जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं। अगला है चरण कमल, कमल के समान चरण। मुखारविंद, अरविंद के समान है जो मुख, इसका अगर हम विग्रह कर जाना चाहें, अरविंद के समान मुख भी कर सकते हैं। है जो की जगह अरविंद के समान मुख भी कर सकते हैं। अगला आता है नृसिंह, बहुत अच्छा शब्द है नृसिंह। नृसिंह के अंतर्गत आता है कि नृ का अर्थ यहाँ नर से लिया गया है, सिंह का अर्थ ताकत से लिया गया है, बल से लिया गया है। तो यहाँ ताकत किस रूप में आया? विशेषण के रूप में हमारे सामने आया, और नर उसकी विशेषता बताने के लिए सिंह आ रहा है। तो हम इसका विग्रह करेंगे, सिंह के समान है जो नर। क्या है? सिंह मतलब शेर के समान ताकतवर है जो नर या इंसान, से हम क्या कहते हैं? नृसिंह। ये एक रूप भी है। घनश्याम, घन अर्थात बादल, और बादल को हमने किस रूप में लिया? यहाँ पे काले के अर्थ में लिया। यहां श्याम को हमने किस रूप में लिया? व्यक्ति के रूप में लिया। समझ पा रहे हो साथियों? यहां ये क्या हो गया? संज्ञा। यहां घन क्या हो गया? काला, बादल के रूप में। घन के समान है जो श्याम, अर्थात किस प्रकार? घन अर्थात काले वर्ण के है जो व्यक्ति, इसको क्या कहा जाता है? घनश्याम। उषा नगरी, उषा रूपी नगरी। मन मंदिर, मन रूपी मंदिर। अधिकांश शब्द प्रयोग करते हैं मन मंदिर, मेरे मन रूपी मंदिर के अंतर्गत इस शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो साथियों, हमने इस प्रकार से ये शब्दों को देखा, पढ़ा और समझा था। इसी प्रकार हमारे पास फिर द्विगु से जुड़े हुए उदाहरण आते हैं। द्विगु जैसे चौराहा, क्या आता है? चौराहा। नाव लड़ी,
सप्ताह, शताब्दी, नवग्रह, नवग्रह। एक और उदाहरण साथियों आपको मैं बताऊं, नवग्रह से मुझे याद आया, नवयुवक बहुत बार पूछा गया शब्द है, और इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो किस में करेंगे? कर्मधारय में। और विग्रह क्या होगा? नव है जो युवक। क्या होगा? नव है जो युवक। एक शब्द और आता है साथियों, ये जो मैंने आपको बता दिया, सत परामर्श। क्या आता है? सत परामर्श। सत्य या सही है जो परामर्श, इसको हम सत्य भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सत्य है जो परामर्श। नवयुवक अर्थात नव है जो युवक, का पुरुष, कुत्सित है जो पुरुष, सुपुत्र, सुपुत्र का अर्थ होता है सुष्ठ। यहाँ सुष्टु शब्द लिखा है हमने, ध्यान देना साथियों। पूर्णतः शुद्ध शब्दों से आपका विग्रह है, इसको विशेष ध्यान देना। सुष्टु मतलब सु का अर्थ यहाँ लिया है अच्छे से। सुष्टु है जो पुत्र, सत परामर्श, सत है या सही है जो परामर्श। कृष्ण सर्प, कृष्ण का अर्थ यहाँ काले से लिया है। कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण है जो सर्प अर्थात काला है जो सर्प। श्वेत पत्र, कई बार आपने अखबारों में, टीवी चैनलों पर देखा होगा कि संसद में इस मुद्दे पर इस पार्टी के द्वारा श्वेत पत्र लाया जाएगा। देखा सुना होगा। अगर किसी ने नहीं देखा सुना पढ़ा है तो आगे अपने भविष्य में पढ़ सकते हो, लेकिन अब ध्यान रखना, श्वेत पत्र शब्द जहां आए वह कर्मधारय समास का है। श्वेत है जो पत्र, श्वेत पत्र। महाराजा, महान है जो राजा, मैंने ये बता ही दिया अधमरा। श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर, या फिर इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, श्याम जो सुंदर है। यहां जो का रूप आया। क्लियर? ये कुछ और उदाहरण थे कर्मधारय से, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके बाद आता है नवरत्न, नवरत्न, पंचवटी, चारपाई, अठवारा, कई शब्द हैं साथियों। इसको देखो, अगर इसका विग्रह करेंगे, चौ, चौ मतलब चार, राह मतलब राह, चार राहों का समूह। क्या होगा? चार राहों का समूह। यहां चौ किस रूप में आया? विशेषण। और विशेषण कौन सा? संख्यावाची। कौन सा? संख्यावाची विशेषण। और बाद में राह अर्थात मार्ग किस रूप में आ गया? संज्ञा के रूप। यहां हम विग्रह करेंगे तो यहां चार मार्गों का समूह या समाहार नहीं करेंगे साथियों, क्योंकि मैंने आपको समास की अपनी पिछली कक्षाओं में बहुतायत में कई बार बताया है कि जब यदि हमें उस सामासिक पद का मूल अर्थ उसमें है तो हमें वही अर्थ लेना है, उसका पर्याय लेने की हमें कतई आवश्यकता नहीं है। नौ लड़ी, नौ मतलब नौ, लड़ी मतलब लड़िया, नौ लड़ियों का, या जिसे माला कहते हैं, का समूह या समाहार। सप्ताह, इसको हम संधि के रूप में भी हमने देखा था, सप्त और अहन। फिर हमने ये भी बताया था, आपको याद करना साथियों, जब मैंने आपको संधि बताई थी, अहन में क्या था? न क्या था? स्वर रही था, उसका हमने लोप कर दिया था। सप्त मतलब सात, या सप्ती लिखो, सप्त अहनों का समूह, यही लिखना साथियों। अगर यहां ये दो विकल्प आपके सामने आए, इस प्रकार आए
एक आए 7 दिनों का समूह, एक आए सप्ताहनों का समूह। दोनों अर्थ एक दे रहे हैं साथियों, लेकिन हमें चयन किसका करना है? हमें चयन केवल इसका करना है, क्योंकि पर्याय रूप हमें नहीं लेना है। शताब्दी, सत, अब्दो मतलब साल का समूह। अगर अब्द नहीं हो विकल्प में तो हम साल या वर्ष ले सकते हैं। नवग्रह, नव या ग्रहों का समूह। नवरत्न, नव या 9 रत्नों का समूह, या 9 या 9 आ जाए तो भी ले सकते, रत्नों का समूह। पंचवटी, ये शब्द मैंने इसलिए बताया साथियों, कई बार हम इस शब्द को द्वि अर्थ में लेते हैं। पंच मतलब 5 वटों का समूह। ये तो हमने इसका विग्रह किया द्विगु के दृष्टिकोण से। अगर एक पंचवटी क्या है? एक जगह का नाम भी है, जहां प्रभु श्री राम ने वनवास लिया था, तो कुछ समय के लिए वहां रुके और अयोध्या नगरी के लोग राम को मनाने के लिए पुनः राज कार्य संभालने का अनुरोध करने और अपनी जो गलती हुई थी उसका पश्चाताप करने के लिए वहां आए थे, और वहां एक सभा भी हुई थी। तो वो जगह थी, एक जगह का नाम था। अगर हम इसको जगह के रूप में पूछ लिया जाए, वो हमें विकल्पों के आधार पर देखना पड़ेगा। इसलिए यहां दिखा, अगर पंचवटी शब्द आए और उसमें या तो बहुब्री समास विकल्प के रूप में आएगा या फिर द्विगु समास विकल्प के रूप में आएगा। क्लियर? अभी मैं बहुब्री कराऊंगा आपको अपनी कक्षाओं में, तो इनको तुलना करते हुए बताऊंगा। ये जो कर्मधारय से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं, जैसे मैंने राजीव नयन बताया, ये पंचवटी अभी द्विगु में बताया, तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो द्वि अर्थ में हम उसका प्रयोग करते हैं। चार पाई, 4 पायों का समूह। अठवारा, अठवारा क्या होता है? जिसे हम हठवाड़ा भी कहते हैं। ये प्राचीन समय में जो बाजार लगता था सप्ताह में एक बार, उसको कहते हैं अठवाड़ा। 8वें वार का बाजार, 8वें वार का बाजार, अठवाड़ा। क्लियर साथियों? ये कुछ शब्द थे, मैंने आपको द्विगु के उदाहरण के रूप में बताए, और आगे हम चर्चा इनकी करेंगे। ये इसलिए बताए, अब आप जब भी आपके सामने कोई विशेषण आए तो 2 रूपों में पहचान लेना, संख्या है या असंख्या। असंख्या है तो कर्मधारय में ले जाना, और संख्या है तो द्विगु के अंतर्गत ले जाना और उनका विग्रह कर देना। यहां समूह लिखते हुए विग्रह करना, वहां 3 रूप है जो के समान और रूपी करते हुए विग्रह करना। तो हमने अब तक जितने देखे, अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, चारों का स्वरूप साथियों आपके सामने है। अव्यय पूछे तो उपसर्ग होगा, संज्ञा होगी, संज्ञावर संज्ञा होगी, और उपसर्गों का या क्रिया विशेषणों का क्या होगा? पुनरावृत्ति होगी। तत्पुरुष पूछे तो कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हुए शब्द मिलेंगे, और 6 कारक विभक्ति के चिन्ह मिलेंगे, द्वितीय पद प्रधान होगा। कर्मधारय द्विगु पूछे तो विशेषण प्लस संज्ञा का योग होगा। अगर विशेषण असंख्यावाची हैं तो कर्मधारय, संख्यावाची हैं तो द्विगु, विशेषण की पुनरावृत्ति हुई है तो भी कर्मधारय। आया समझ? अगर साथियों विशेषण की पुनरावृत्ति के शब्द जैसे लाल लाल लिख दिया, काला काला लिख दिया, और यहां बीच में ये योजक चिन्ह भी दे दिया, तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, द्वंद्व सोचने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये विशेषण है या नहीं है। अगर विशेषण 2 बार आ गया, बिना कोई सोचे समझे आप
कर्मधारय समास कर सकते हो। जैसे काला जक, गोल मटोल मटोल, हरा हरा, ये सब जहां भी आ जाए, पीला पीला, तो ये सभी किस में जाएंगे? कर्मधारय के अंतर्गत जाएंगे। तो साथियों, हमने अब तक इस कक्षा में पिछले का अव्ययभाव तत्पुरुष को पुनः दोहराते हुए दो नए समास कर्मधारय और द्विगु को अपने पूर्ण स्वरूप के साथ साथियों देखा। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये नए स्वरूप में देखने को, पढ़ने को और समझने को मिला है। इसके साथ साथ आपसे मेरा यह अनुरोध और निवेदन भी रहेगा कि मेरी क्लास को देखने के बाद, इस स्वरूपों को समझने के बाद और उदाहरण आप इनके करो। जितने हम अभ्यास करेंगे, इस स्वरूप को हम और अधिक सुदृढ़ करते जाएंगे। मैंने आपको साथियों स्वरूप बताया है, स्वरूप को पहचानना बताया है। मैंने सारे उदाहरण नहीं करवाए और ना ही मैं करवा पाऊंगा। मैं अधिकांश उदाहरण आपको कराऊंगा और साम्य रखते हुए उदाहरण आपको कराऊंगा कि उससे जुड़े हुए अन्य उदाहरण भी जब आप देखो तो उनको आधार बनाते हुए उनका वर्गीकरण कर सको। तो आप और अधिक पढ़िए और अधिक समझिए और अधिक ज्ञान इन स्वरूपों को अपने मन और मस्तिष्क में बिठा करके करिए। अगर कोई फिर भी आपको समस्या आती है तो हम तो आपके लिए तैयार हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। कल हम जो क्लास लेके आ रहे हैं वह और भी हमारे साथ रोचक होती जा रही है, क्योंकि कल हम कर्मधारय और द्विगु को साथ लेकर के बहुब्री के बारे में अध्ययन करेंगे। अगली कक्षाओं में हम जब मिलेंगे, जब हम बहुब्री का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ एक द्वंद्व समास भी और आता है और द्वंद्व समास को भी देखेंगे। आज के लिए साथियों इतना ही। मैं समझता हूं आज की कक्षा से आप पूर्ण संतुष्ट हुए होंगे। इसके लिए आपका इस कक्षा के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत ही बहुत आभार और हृदय की असीम गहराइयों से आपका अभिनंदन और धन्यवाद। जय हिंद साथियों।